सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीटीआई ने इतवार को हड़ताल की कॉल देकर होशियारी का मुजाहरा किया। इतवार को स्कूल कॉलेज खुले होते हैं, ना ही दफातर, कारोबारी मराकज भी बंद होते हैं। इतवार को हड़ताल करके अगर उनको किसी को खुश करना है तो करते रहें। कराची के मसाइल उठाने पर जमात इस्लामी और एमकेएम पर भी तनकीद। बोले दोनों जमातें ये नहीं करेंगी तो उनकी सियासत कैसे चलेगी। पीटीआई ने एक स्मार्ट मूव की कि उन्होंने इतवार के दिन को जो है चुना कि हम हड़ताल कर रहे हैं। अब इतवार को आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में वैसे हॉलीडे होता है, ना ही दुकानें खुलती हैं, ना ही सरकारी दफातर खुलते हैं, ना स्कूल खुलते हैं, ना कॉलेजेस खुलते हैं। तो अच्छी बात है, अगर छुट्टी के दिन आपने हड़ताल करके अगर आपने किसी को खुश करना है तो आप भले कर लें। यहाँ पे दो जमातें ऐसी हैं जिनकी जो सियासत डिपेंड करती है वो कराची में बुरा भला बोलने से, तनकीद करने से और हर छोटी चीज़ को बड़ा इशू करके पेश करने से, चाहे जमात इस्लामी हो या हमने कभी कभी देखते हैं कि एमकेएम भी उसमें शामिल हो जाती है। ये कोशिश, क्योंकि अगर ये मुखालफत यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर ये यहाँ पे इस तरीके पे हर चीज़ पे तनकीद नहीं करेंगे, उनकी सियासत क्या चलेगी। लाहौर से आपको खबर दें, लाहौर भाटी गेट में मैन होल में गिरने से मां बेटी की हलाकत का केस। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा अरशद अली से। जी अरशद, क्या फैसला दिया है अदालत ने, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की मकामी अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट शफकत अब्बास ने इस केस की समाअत की है। अदालत ने अपने तहरीरी अहकामात ये हुक्म दिया है कि अदालत के रूबरू जो है वो जो इस मुकदमे का मदई है और इसके साथ साथ मकतूला का शोहर है, उसके जो है वो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड की गई और बयान हल्फी जो है वो अदालत में पेश किया गया, जिसमें ये लिखा गया कि हम पर कोई दबाव नहीं है और जो है वो कंप्रोमाइज़ की बुनियाद पर हम मज़ीद मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। अदालत मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी करे या जो है वो डिस्चार्ज करे, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। जिस पर जो है वो अदालत ने इन तमाम जो इनके मुआहदा जात थे उनको अदालती शीट का जो है वो हिस्सा बनाया है और मुल्ज़मान की 5 जो मुल्ज़मान थे, जिनमें जो है वो असगर सिंधु, अहमद नवाज, दानियाल और इसके साथ साथ उस्मान यासिन जो है वो शामिल हैं। और मुल्ज़मान की अदालत ने 50,000 रुपये मुचल्लकों के एवज जो है वो ज़मानतें मंजूर करते हुए उनको रिहा करने के अहकामात जारी किए हैं और थाना भाटी गेट पुलिस से 23 फरवरी को मुकदमे का चलान भी जो है वो पेश करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। से मैच खेलना है या नहीं, हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात आज मुतवक्के है। मोहसिन नकवी आईसीसी के साथ मुज़ाकरात से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म को आईसीसी और बीसीबी से होने वाली मुलाकात पर एतमाद मिलेंगे। मोहसिन नकवी आईसीसी की दरख्वास्त के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने का फैसला होगा। वज़ीर आज़म को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के नुक्ता नज़र से भी आगाह किया जाएगा। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी के सामने शराइत रख दी हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में होने वाली बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। पीसीबी ने भारत के साथ हाइब्रिड मॉडल को 2031 तक ले जाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2031 में अपने मैचेस बांग्लादेश में कराने की शर्त भी रख दी है। बांग्लादेश ने आईसीसी से आमदनी से हिस्सा देने की डिमांड की है। बीसीबी की तरफ से यह भी मुतालबा किया गया कि आईसीसी जमानत दे के भारतीय टीम एफटीपी के तहत रवां साल सितंबर में बांग्लादेश का दौरा करेगा। मीटिंग में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, बांग्लादेश बोर्ड के सदर अमीरुल इस्लाम और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा शरीक हुए थे। पीसीबी ने वाजे किया कि बांग्लादेश को राजी करें, पाकिस्तान भी राजी हो जाएगा। आईसीसी के सरबराह जय शाह खुद पाकिस्तान आते तो फिर हमारी कोई डिमांड नहीं होती। शाहिद आफरीदी प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा जय शाह पर ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है कि किसी भी हाल में पाक भारत मैच होना चाहिए। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद ने कहा हुकूमत पाकिस्तान खेलने की इजाजत दे देती है तो यह हमारा बड़ापन होगा। प्रेशर है आईसीसी के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना वो प्रेशर बहुत ज्यादा है किसी भी हवाले से। स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। अब बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए क्रिकेट को। आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, इक्वली चलो।
ताकि आपको फिर दुनियाई क्रिकेट की सपोर्ट मिले। किसी की नज़र में ये ना हो कि यार ये तो बदमाशी लगाई गई है। मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। जय साहब तो खुद आ जाते ना, यही एक तरीक़ेकार होता है। और हमने तो बढ़ बढ़ के आगे हमारे जो है बोर्ड के चेयरमैन जो हैं इनके पास गए हैं। अगर ये डिसीजन आ जाता है कि भाई नहीं खेलो तो ये हमारा बड़ापन, खेलो मतलब तो बड़ापन होगा हमारा। बांग्लादेश में पहले खूनी इनकलाब और अब इंतखाबात। हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद बांग्लादेश में नए हुक्मरान का चुनाव 12 फरवरी को होगा। 350 रुकनी पार्लियामेंट में 300 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाबात होंगे। खवातीन के लिए मखसूस 50 नशिस्तें वोटों के तनासब की बुनियाद पर मुख्तलिफ सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। कामयाब अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म का इंतखाब करेंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए कम अज़ कम 151 अरकान की हिमायत हासिल करना लाजमी है। टीम समा ढाका में मौजूद। बांग्लादेश की इलेक्शन मुहिम की लम्हा बालम्हा कवरेज जारी है। इस वक्त नुमाइंदा समा सुमेरा खान जमात इस्लामी के पोलिंग कैंप में मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी सुमेरा, कैसा माहौल है, बताइए। बांग्लादेश के 13वें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो कि जातीय संसद के लिए होने हैं, उसमें 127 मिलियन से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मैं इस वक्त ढाका के एक मसरूफ़ तरीन इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जमात इस्लामी के कैंप, जो उनका इलेक्शन कैंप है, इलेक्शन कैंपेन का, वहाँ मौजूद हूँ। बाकी तफसील आपको गाहे बगाहे देते रहेंगे। यहाँ हमारे साथ कैंप में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगी कि इलेक्शन से उनकी कितनी होप्स हैं और इस वक्त उनके जहन में क्या ख्यालात हैं, बांग्लादेश के लिए इलेक्शंस कितने ज़रूरी हैं। दिस इज़ द कैंप ऑफ जमात इस्लामी which is a widely popular party of Bangladesh. It is assumed everywhere. What are your hopes from the elections? Because I've heard that 50 plus parties are taking they are taking part in this elections, and it's a huge competition. So what's your view about it? Inshallah, we hope and this election will be win and without any competition. We hope near about 200 seats will be won. Inshallah, match people, they are waiting to vote Daripalla. Mani situation is like Eid festival. Everyone is waiting for giving their vote. What is your hope from this election? More than 4 crore young voters, they will give their first vote. So they are very much eager to give the vote this time because the people are very much interested to give their फर्स्ट वोट तो दारीपल्ला। इनका कहना यही है कि बहुत वक्त के बाद डेमोक्रेसी को, गैर जानिबदार शफाफ इलेक्शंस को वक्त मिल रहा है और यही वजह है कि यूथ हो, ख़वातीन हो, बूढ़े लोग हों, वो सब के सब बहुत खुश हैं इन इलेक्शंस के लिए और वो उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि इन इलेक्शंस में जो खुशी है उसका रिज़ल्ट हमें डेमोक्रेसी की शक्ल में मिले, बांग्लादेश में ट्रू डेमोक्रेसी आए और वो उस दिन को आता देख सकें। तो जोश और जज्बा आपने देखा इनका। यहाँ पर अभी सरे शाम ही लोग इलेक्शन कैंप्स के ऑफिसेज में आना शुरू हो जाते हैं। जो असल जो फेस्टिविटी है बांग्लादेश के लोगों की, ढाका के लोगों की, वो मगरिब और इशा की नमाज़ के बाद वो सड़कों पर निकलते हैं, रैलीज़ करते हैं, खाते पीते हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी लाते हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम ढाका एज ऑफ नाउ। सुमेरा खान, शुक्रिया आपका। क़यादत का चुनाव, मुल्क मजबूत बनाओ। बांग्लादेश अपनी तारीख के 11वें आम इंतखाबात की दहलीज पर है। 55 बरस में 3 जमातों ने मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतें बनाई। इक़्तिदार में रहने वाली पार्टियों में अवामी लीग, BNP और जातिया पार्टी शामिल हैं। धांधली के इल्ज़ामात और इंतखाबी बाइकॉट भी इन इलेक्शंस का हिस्सा रहे। 1973 में मुल्क के पहले इंतखाबात में अवामी लीग को कामयाबी मिली। 315 में से 308 नशिस्तें अवामी लीग के नाम रहीं, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात ने इंतखाबात को दागदार कर दिया। 1975 में शेख मुजीब के कत्ल के बाद 4 बरस तक इंतखाबी अमल मुअत्तल रहा। 1979 के आम इंतखाबात में BNP को 237 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। 1985 में जातिया पार्टी ने 183 सीटें जीतकर हुकूमत की बागडोर संभाली। उन इंतखाबात में BNP ने इंतखाबी अमल का बाइकॉट किया। 1988 के आम इंतखाबात में भी जातिया पार्टी ने मैदान मारा। इस बार BNP के साथ अवामी लीग ने भी बाइकॉट किया। 1991 में BNP ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहादी हुकूमत कायम की। 2001 के इलेक्शन में BNP
300 में से 193 नशिस्तें जीतकर हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। 2008, 2014, 2018 और 2024 में शेख हसीना वाजिद धांधली के जरिए इक्तदार पर काबिज रहीं। का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको अहम खबर दें कि नेपरा ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई रेगुलेशंस के तहत नेट बिलिंग का निजाम मुतारिफ करवा दिया गया। नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस का इतलाक बायोगैस सार्फिन पर भी होगा। तफसीलात जानते हैं जहीर अली से। जहीर, बताइएगा क्या फैसला किया गया है मजीद? देखें, ये जो आज फैसला जो पहले से हुआ था आज उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी हेयरिंग हुई थी। जो नेट मीटरिंग सार्फिन है उनको नेट बिलिंग में तब्दील किया गया और इसका इतलाक आज से होगा। और जो माहिदा था सार्फिन के साथ 7 साल का, उसको 5 साल तक महदूद किया गया। और इसका फ़र्क जो पड़ेगा वो जो पुराने सार्फिन हैं उन पे भी पड़ेगा और जो नए सार्फिन इसके बाद आएंगे उनका रेट वैसे ही कम कर दिया गया है। उनका जो बाई बैक रेट था वो नेशनल एवरेज टैरिफ पे लिया जाएगा, यानी कि 9 या 10 रुपये पर यूनिट। और जो पुराने सार्फिन हैं उनका जो रेट था 27 रुपये बरकरार रहेगा, लेकिन यूनिट टू यूनिट जो एक्सचेंज था उसको कम ख़त्म किया गया है। अब जो इस वक्त डिस्कोज के पास बिजली का रेट होगा उस रेट को जो 27 रुपये बाई बैक रेट है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा कि हुकूमती जो रेट है उसके साथ 1.5 यूनिट आती है। ये पहले यूनिट टू यूनिट एक्सचेंज था, एक तो उसको ख़त्म किया गया है और उसके बाद ये किया गया है कि जो मायदा था उसको 2 साल उसको कम किया गया है। हुकूमत ये चाह रही है कि इस वक्त जो नेट मीटरिंग सार्फिन है वो नेशनल ग्रिड पर बोझ हैं, जिसकी वजह से ग्रिड स्टेबिलिटी को खतरा है। तो ये स्टेप लिया गया, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से 2015 में नेट मीटरिंग रेगुलेशन लाई गई थी। इसका मकसद ये था। बिल्कुल ज़हीर अली, अहम तब्दीलियां की गई हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं रावलपिंडी से, जहां रावलपिंडी में इंडस्ट्रियल स्टेट रवात में फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। खौफनाक शोले बुझाने के लिए जिला भर से फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, बताइएगा इस आतिशबाजी के हवाले से। देखिए, 2 घंटे होने लगे। यासिर हमें बता रहे थे कि रावलपिंडी में इंडस्ट्रियल स्टेट रवात में फैक्ट्री में आग लग गई है। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। खौफनाक शोले बुझाने के लिए जिला भर से फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। रावलपिंडी में यह वाकया पेश आया है। रावलपिंडी का इलाका है इंडस्ट्रियल स्टेट रवात, जहां पर एक फैक्ट्री में आग लगने का यह वाकया पेश आया है और आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। और यह भी बताएं कि पूरे जिले की फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने में मसरूफ हैं। और इस पर अपडेट ले लेते हैं यासिर से। यासिर, बताइएगा। 2 जी घंटों में जिला भर से जितनी फायर सर्विस थी और जितने फायर फाइटर्स थे उन्हें फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचने की हिदायत की गई है। तमाम निजी फायर फाइटर्स और फायर सर्विस को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये आग जो है इस पर काबू नहीं पाया जा सका। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, जिले इंतजामिया के अफसरान तमाम के तमाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इब्तदाई तौर पर यह इतला मौसूल हुई थी कि एक टेक्सटाइल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है और अब ये बताया जा रहा है कि पहले ओपन एरिया से आग शुरू हुई थी जो अब फैक्ट्री की जानिब बढ़ गई और फैक्ट्री को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। आग के जो शोले वो कई किलोमीटर दूर से और धुएं का बादल देखे जा सकते हैं। जिला भर से तकरीबन 30 के लगभग फायर टेंडर जो है वो यहाँ पर तलब किए गए थे, जो यहाँ पर आग बुझाने में फायर फाइटर्स के साथ जो मसरूफ है। अब तक की इतलात यही है कि तमाम आग जो है उस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। यासिर हकीम, शुक्रिया आपका।